गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ इतिहास के लिए। एक विषय, बहुत बड़ा विषय है इतिहास। पहली बात तो इतिहास है क्या। इतिहास के बारे में बस एक माइनर लाइन आप लोग समझ जाइए कि जो कल बीत गया वो इतिहास है। जो कल बीत गया वो इतिहास हो गया। अर्थात बीते हुए समय के भी जो भी जानकारी जो है वो सब इतिहास कहलाती है। ये बहुत सामान्य सी परिभाषा है इतिहास की। बड़े बड़े इतिहासकार लोग हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इतिहास बस इतना ही है। अब देखिए इतिहास, अब केवल अगर इतिहास पढ़ना हो तो इतना बड़ा इतिहास अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके कभी भी वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। तो उसको जो है हम लोग दो भागों में तोड़ लेते हैं, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। तो विश्व का इतिहास आपके पेपरों में जनरली तौर पर नहीं आता। इक्का दुक्का जगह कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ क्रांतियाँ इत्यादि हुई हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा जाता है, लेकिन विश्व इतिहास आपके उसमें नहीं है। वो पीसीएस की मुख्य परीक्षा इत्यादि में जो है उसके वो सिलेबस में आता है। लेकिन आपके प्रीलिम्स हो या फिर एक दिवसीय जो मैच होते हैं आप लोगों के, उस जिसे हम लोग 2020 भी कह सकते हैं, 1-2 घंटे का एग्जाम दिया, 100 क्वेश्चन आपने हल किया और वहाँ से आप विन करके आ गए और कप आपके हाथ में। तो बिल्कुल जो है इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसे छोटा कर देते हैं। तो विश्व का इतिहास हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या रह गया, इतिहास की जगह रह गया भारतीय इतिहास। यानी भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जितना भी इतिहास विकसित हुआ, इतिहास यानी जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको जो कालक्रमेण अगर हम पढ़ लेते हैं तो वह जो है भारत का इतिहास कहलाता है। बस इतना ही हमें ध्यान करना है। अब भारतीय इतिहास की भी बात करते हैं। भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है, क्योंकि इतिहास कहाँ से शुरू होगा, तो ध्यान रखें कि इतिहास में जो है केवल मानवीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जानवरों या अन्य जीवों के किसी भी क्रियाकलाप का कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थात केवल मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये मानवों का इतिहास है, जानवरों का या अन्य जीवों का कोई इतिहास नहीं होता। यानी यहाँ से भी हमने दुनिया की बहुत बड़ी जो जीव जो थे उन सबको निकाल दिया, एक छोटा सा पार्ट रह गया मनुष्य। अब इतिहास कहाँ से, तो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के जो कल बीत गया है अभी। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय आज संडे का दिन है और शायद आज 26 तारीख है, आज 26 नवंबर और 2023। तो जो 26 नवंबर से पहले यानी 25 नवंबर गुजर गई है, 25 नवंबर तक का इतिहास जो है, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो इतिहास है। लेकिन समस्त चीज़ें भी इतिहास नहीं है। बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होंगी, बिल्कुल। एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर जो है कोई किसी के संग भाग गया, कोई कुछ, तमाम चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है, तो इतिहास वो है जो लिख लिया गया। अभी जैसे भी 4-5 दिन पहले जो है गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में एक क्रिकेट का मैच हुआ और उसमें जो है बड़ी बुरी तरीके से हमारे खिलाड़ी जो है लड़ते रहे, लड़ते लड़ते अंत में हार गए। वो सब जगह दर्ज हो गया। जो दर्ज हो गया है, लिखित रूप में रख लिया गया, वो इतिहास है। जो लिखा हुआ नहीं है, जो पता ही नहीं है, वो इतिहास नहीं है। अर्थात या जिसके साक्ष्य मिल जाए वह इतिहास है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे मैंने कल कुछ खाया था, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो इतिहास नहीं है। आपने भी कुछ किया होगा, वो भी इतिहास नहीं बना है, क्योंकि वो कहीं दर्ज हुआ ही नहीं है, किसी भी तरीके से दर्ज नहीं हुआ है। मेरा वाला तो शायद हो भी गया हो, मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी तो वो इतिहास बन गया होगा, लेकिन जो है तो यही इतिहास है। अब देखो इतिहास को हम लोग थोड़ा और छोटा, अब किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे आप लोगों ने बचपन से डिक्शनरी पढ़ी होगी। डिक्शनरी में से एक शब्द निकाल करके लाना है और उसका अर्थ जो है हमें निकाल करके लाना है कि जी एक शब्द आप कह सकते हैं डिस्कवरी या डिस्कवर। डिस्कवर शब्द का मीनिंग खोजना है, मुझे नहीं पता, एक आम आदमी को नहीं पता, आपको पता होगा, ठीक है।
जिसको पता है, नहीं पता है तो आप क्या करें, डिक्शनरी खोजते हैं। हमें उसका हिंदी मीनिंग खोजना है कि डिस्कवर का मतलब क्या होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम डी वाले चैप्टर में जाते हैं। हम ए में नहीं देखते, जेड में नहीं देखते, बी। तो डिक्शनरी जैसे बनाई हुई है कि ए का टॉपिक अलग है, बी वाले अलग है, सी वाले अलग हैं, डी वाले अलग हैं, फिर उसमें भी ए से शुरू होने वाले, तो ए के बाद जो है क्रमागत तरीके ए से जेड, फिर इस तरह से चलती रहती है। तो ईजिली तरीके से वो पेज पे जल्दी जल्दी सर्च हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को भी डिक्शनरी की तरह सेट कीजिए। डिक्शनरी तो क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का आप लोग पेज बना लेते हैं ना, फाइल बना लेते हैं, तो क्लिक करते हैं तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ठीक, तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें क्लिक कर लेते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें छपी रहती हैं। अब जैसे अकबर के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए, इतिहास में अकबर के बारे में अगर प्रश्न पूछा गया है तो मेरा दिमाग फिर अकबर पे जाएगा, अशोक के बारे में नहीं सोचेगा उस समय, क्योंकि मैंने उसे डिक्शनराइज कर रखा है। अगर आपने डिक्शनराइज कर लिया है तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जा रही हैं। इसीलिए चीज़ों को, कोई भी विषय हो, उस कंटेंट को डिक्शनराइज तरीके से पढ़िए और उसे अपने पास सजो करके रखिए, जिससे कि जब आपका दिमाग उसे रिकॉल करेगा पेपर वाले दिन, जब वो 2 घंटे का समय होता है जो रिकॉल करता है, तो सिर्फ उसी पेज पे जाता है, अरे वो बाईं वाली साइड में लिखा हुआ था, मुझे ध्यान आ रहा है बाईं वाली साइड में, यस याद आ गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो डिक्शनराइज आपने किया हुआ है, आपने कोई निशानी लगा दी तो आपको याद रहता है, तो एग्जाम वाले दिन भी आपको याद रहता है। लगातार चीज़ों को दोहराने से, पढ़ने से चीज़ें अपने आप याद होती हैं, उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पढ़ाई दिमाग से करेंगे तो आप कभी भी पास नहीं होंगे। पढ़ाई दिल से कीजिए। जैसे लोग प्यार करते हैं, तो प्यार दिमाग से नहीं करता, नहीं, प्यार दिल से करता है। और दिल से करी हुई कोई भी घटना आजीवन याद रहती है। आप लोगों को एक छोटी सी इतिहास शुरू करने से पहले 1-2 चीज़ें भी बताता हूँ। आप लोगों ने जो है, कोई आप लोगों में से BA होगा, कोई MA होगा, कोई इंटर पास भी होगा। सभी लोगों को जब अपने पिछले बैक हिस्ट्री को देखते हैं तो बैक हिस्ट्री में सारी घटनाएं आपको याद नहीं है। कैसे याद नहीं है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप कोई भी चीज़, जो चीज़ दिल से हुई होगी वो आपको आज भी याद होगी। जैसे 7वीं क्लास की कोई ऐसी घटना, किसी दोस्त के संग लड़ाई हुई हो, कभी किसी को आपकी किसी ने पिटाई कर दी हो, या किसी मास्टर ने खूब जम के कूटा हो आपको, जम के, वो घटना आपको याद है क्योंकि वो दिल पे लगी हुई है। आम घटनाएं आपको याद नहीं रहती हैं। उस दिन तो आपको ये भी याद होगा, या पहली बार किसी को देख करके अगर आपका दिल धड़क गया हो तो आपको ये भी याद होगा कि उसने जो है फला रंग के कपड़े उस दिन पहने हुए थे। तो ये मेमोराइज है, वो चीज़ें दिल से होती हैं। दिमाग तो सब चीज़ों को भूल जाता है। बहुत छोटी हार्ड डिस्क है, दिल बहुत बड़ा है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए दिल से, खुश होकर के पढ़िए, बोझ मत समझिए, मज़ा लेकर के पढ़िए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आपकी पढ़ाई आपके लिए ठीक है, अन्यथा अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो पढ़ाई ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इतिहास को जो डिक्शनराइज करने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूँगा, जो है कि इतिहास का पितामह कौन है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में भी दे सकता हूँ, या फिर मैं उसका जवाब अगली वीडियो में भी दूंगा। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि इतिहास के पितामह कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, चलिए इतिहास को जो है डिक्शनराइज करते हैं और इसे इजी बनाते हैं, इसे जो है खुशनुमा बनाते हैं, जिससे कि आप लोगों को इसे पढ़ करके मज़ा आना शुरू हो जाए। तो आप क्या करते हैं, इतिहास जो है, इस पूरे भारतीय इतिहास को हमने छोटा कर दिया। इसे पूरा इतिहास था, इतिहास से जो है पूरे वर्ल्ड का इतिहास लेगा, वर्ल्ड के इतिहास में से हमने भारत का इतिहास निकाल लिया, बाकी सब सारी चीज़ों को छोड़ दिया। नहीं, अब बिल्कुल छोटा सा। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो तब भी काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है, क्योंकि एक बड़ा देश है तो बड़ी जनसंख्या है। आज की तारीख में जो है जनसंख्या की जो गणना है, जो है विश्व जनसंख्या जो कोई फोरम है उसने बता दिया है कि हमारी जनसंख्या इस समय चीन को भी क्रॉस कर चुकी है। तो जनसंख्या ही बड़ी है तो इतिहास भी हमारा बड़ा ही है। तो इतिहास को 3 भागों में जो है मुख्यतः बांट करके पढ़ा जाता है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक।
भारत का इतिहास। मैं थोड़ा कम कम लिख रहा हूँ, ठीक, यानी प्राचीन भारत, भारत भी लिख देता हूँ साथ साथ में, नहीं तो आप लोग कहेंगे बड़ा कंजूसी करते हैं सर लिखने में। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब देखिए यहीं से लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है। हमने इतिहास को जो है पहले विश्व का इतिहास, फिर भारत का इतिहास, इसके बाद जो है हम लोगों ने जो है इसे जो है फिर एक उसमें कर लिया कि प्राचीन भारत के इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में 3 खंडों में तोड़ दिया। इसका काल भी नोट कर लेते हैं। काल कैसे हो जाएगा, तो इसका काल जो है पहला वाला जो प्राचीन भाग जो है, प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन भारत जो है वह मनुष्य की उत्पत्ति से, मनुष्य की उत्पत्ति से 1206 ईस्वी तक, ये इसका समय है। मनुष्य की उत्पत्ति कितनी कब हुई थी, तो विद्वानों के अनुसार, जो साइंटिस्ट लोग या बड़े लोग बताते हैं कि 26 अब से लगभग 26 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। वो भी जो है अफ्रीकन महाद्वीप पे हुई थी, वहाँ से धीरे धीरे लोग चल करके आए। भारत में 26 लाख साल पुराने जीवाश्म तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग 14-15 लाख साल पुराने, 14 से 16 लाख साल पुराने जीवाश्म हमारे यहाँ भी प्राप्त हुए। अर्थात मनुष्य के विकास की गति बहुत ही स्लो थी। तो देखिए प्राचीन भारत का इतिहास कितना हो गया, 26 लाख 1200 साल का इतिहास हो गया। और ये सबसे बड़ा काल है, यहाँ से सबसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तमान समय में। ऐसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसका काल है 1206 ईस्वी से कहाँ तक, तो 1707 और 1857 ईस्वी तक। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। टाइमिंग हमने खोल दिया। अब यहाँ पे डबल टाइम लिखा है मैंने, वो डबल टाइम क्यों लिखा है वो बाद में आप लोगों को बताऊंगा। पहले इतना मोटा मोटा आप लोगों को याद होना चाहिए। आधुनिक भारत का इतिहास जो है वह 1498 से हमारे यहाँ पर होता है। 1498 ईस्वी से एक खंड जो है वो जो है, वैसे जो पेपरों में पूछा जाता है वो 1992 तक का, अब तो 2000 तक का इतिहास पूछा जा रहा है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो कल बीत गया वो सब इतिहास ही है। अभी आज के पेपर में देखा मेरे को जो है कि 2015 में जब 14 में जब नई सरकार गठित हुई थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जो है वो नमामि गंगे योजना जो स्टार्ट करी थी जून 2014 में, उसका प्रश्न भी पूछा था। वो भी इतिहास ही है, हालांकि वो करंटली चल रहा है। देखिए जो घटनाएं पीछे घटित हुई हैं और वो अब तक जीवित हैं तो वो इतिहास नहीं, वो करंट ही कहलाती हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था। राम मंदिर की घटना जो है 6 दिसंबर 1992 को हुई थी। उस समय जो है तथाकथित जो मंदिर था, उस मंदिर को, मंदिर ही था, मंदिर को तोड़ करके डिमोलिश कर दिया गया और उसके बाद एक पक्की बिल्डिंग से जो है ईश्वर की मूर्तियां जो हैं वो टेंट में आ गई और अब एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अभी तक भी उस पर बहुत सारी कहानी, बहुत सारी गाथाएं, अब जब तक उसको नया मंदिर बन करके खड़ा नहीं हो जाता तब तक वो इतिहास नहीं बनेगा। तो अभी वो करंट से नहीं है, 1992 से लेकर के अभी तो वो करंट ही चल रहा है। तो 1498 ईस्वी से लेकर के मैं तो कहता हूँ कल तक, आप इसे कल तक ही मान लीजिए। अब इसमें हर दिन एक एक दिन बढ़ता रहेगा। तो ये मोटा मोटा हमने 3 कालखंड चुन लिए। अब इस 3 कालखंड में अब हमें पढ़ना मनुष्यों का इतिहास है। मनुष्य जब पैदा हुआ था, अब सभी लोगों को मालूम है, बिल्कुल आदिम बर्बर था, जानवरों से भी बदतर था। आज के तो जानवर बड़े समझदार हैं, पेट्स, कुत्ता कहते हैं बड़ा समझदार है, तो हम लोग कुत्तों से भी गए गुजरे थे। तब मनुष्य जो था, यानी जब पढ़ा लिखा नहीं था, उस पर शिक्षा दीक्षा नहीं थी, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ अपने पृथ्वी पर अपने रहने का उपाय ढूंढ रहा था। तो
उतने समय के इतिहास को, यानी जब मनुष्य जो है लेखन कला से परिचित नहीं था, कुछ बोलता होगा, कूं कूं गां गां ची ची, कुछ ना कुछ करता होगा, अपनी बात भावनाओं को समझाने के लिए इशारे करता होगा, चाहे जो कुछ भी करता होगा, लेकिन वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उतने समय के इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, प्राग इतिहास कह करके पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? प्राग इतिहास। प्राग, अब देखिए इतिहास भी कई किस्म का हो गया। प्राग इतिहास यानी मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के जब तक मनुष्य लेखन कला से परिचित नहीं हो गया तब तक का इतिहास प्राग इतिहास कहलाता है। उसके बाद मनुष्य लेखन कला से परिचित भी हो गया, लेकिन मनुष्य के द्वारा लिखी गई वह लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस इतिहास को हम लोग आद्य इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक, मनुष्य लेखन कला से परिचित नहीं था, लेखन कला से परिचित तो हो गया लेकिन हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो उस समय के इतिहास को आद्य इतिहास के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता का इतिहास है या हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जो है वो आद्य इतिहास के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वहाँ की जो लिपि है, जो सिंधु सभ्यता की लिपि है, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि जो है, वो आज तक हम बड़े बड़े विद्वान दावा तो करते हैं लेकिन अभी आज तक कोई ऑथेंटिक जानकारी उसकी दे नहीं पाया है, तो वह आद्य इतिहास कहलाता है। और मनुष्य जब लेखन कला से परिचित भी हो गया और उस लिपि को हम पढ़ने में सक्षम भी हैं, वही इतिहास कहलाता है। तब भारत में जो वास्तविक इतिहास है, भारत का जो वास्तविक इतिहास शुरू होता है, मैं तो कहूँगा कि वो बौद्धों के समय से शुरू होता है। बौद्ध भी नहीं, वो मौर्य काल से शुरू होता है। वास्तविक इतिहास वो मौर्य काल से ही, क्योंकि मौर्य काल की जो घटनाएं हैं वो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। तो वास्तविक इतिहास मौर्य काल से शुरू होता है। आप लोग इतिहास से परिचित हैं, इसलिए मुझे बताने में भी जो है, मैं एकदम आप लोगों को निरा मूर्ख भी नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े जो हैं मैंने देखे हैं जो 3 साल BA में इतिहास पढ़ी, फिर MA भी इतिहास से कर रखा है, उनको भी नहीं पता रहता है कि इतिहास में पढ़ते क्या है। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ इस चीज़ को, आप लोग अपने मन में झकझोर के देखिएगा कि क्या सचमुच आपको मालूम है। तो ध्यान रखिए, ये प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और उसके बाद फिर वास्तविक इतिहास शुरू होता है। यही 3 प्रकार का इतिहास होता है। और पूरे भारतीय इतिहास को जो है 3 कालखंडों में, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यह 3 खंड है। अब ये मोटा मोटा अगर आपको जो सेक्शन याद हो जाएगा तो आपको पता है इतने समय तक की घटना इसके अंतर्गत आती है। भारत का इतिहास में पढ़ना है तो भारत का इतिहास भी 2 भागों में बटा हुआ है। वैसे तो पूरा भारत की है, लेकिन भारत 2 भागों में बटा हुआ है। विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती हैं, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के इर्द गिर्द से ही विंध्याचल की पहाड़ियां भी पूरी फैली हुई हैं, पश्चिम से लेकर के पूरब तक। तो जो है इसके ऊपर का भाग उत्तर भारत और इसके दक्षिण का भाग दक्षिण भारत के नाम से आता है। भारत उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत तो है, पूर्वी और पश्चिमी भारत हमारे यहाँ बंटवारा नहीं है। तो उसी में देखेंगे उत्तर भारत का इतिहास, फिर इसी से रिलेट करना शुरू करते हैं। इतिहास को रिलेट ही करना होता है। इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो अब हम आते हैं प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो जब मनुष्य जो की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य बहुत समय तक यायावर घूमता रहा। पृथ्वी क्योंकि उस समय रहने के लायक नहीं थी, जो है पृथ्वी पर हिमयुग था और हिमयुग में सिर्फ मनुष्य अपने बचने का उपाय ढूंढता रहता था किसी तरीके से। और भर मनुष्य था, बिल्कुल एकदम से जानवरों की भांति था। वह जो है बड़े बड़े पत्थरों को मार करके जो है दूसरे जानवरों का मांस कच्चा ही खा लिया करता था। तो उतना काल जो है वह पाषाण, यानी मनुष्य जब तक अपने हथियार के रूप में यानी किसी भी धातु से परिचित नहीं था, अभी तक धातु की खोज हुई ही नहीं थी, सिर्फ पत्थर थे जो सामने दिखाई दिया। हार्ड पत्थर था, मुलायम पत्थर था, उसने सबको चला करके फेंका, अपना शिकार किया, खाया और आगे बढ़ गया। कंदराओं में छुप करके रहता था, घर बनाने के लिए उसके पास घर नहीं था, मकान नहीं थे, वह सिर्फ प्राकृतिक शैलाश्रयों में ही रहा करता था। तो उतने समय का यानी मनुष्य जब तक अपने लिए औजार के रूप में केवल पत्थरों का इस्तेमाल करता रहा, उतना जो काल जो है वह पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यानी पहला टॉपिक इसमें से शुरू जो हुआ वह है पाषाण काल। पहला टॉपिक हो गया इसके अंदर
पाषाण काल। ठीक, उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे, यानी समय धीरे धीरे बदलता गया। पृथ्वी पर हिमयुग समाप्त हुआ, जगह जगह हरियाली आई। जब हरियाली आई तो पृथ्वी पर जो है मनुष्यों का जीवन थोड़ा सा सरल हुआ, तो उसने उस कठिनाई भरे जीवन से उबर करके कुछ अच्छा सोचना शुरू किया। जब अच्छा सोचना शुरू किया तो उसे बहुत सारी चीज़ें भी मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि पृथ्वी पर हिमयुग समाप्त हो चुका था। धरती में से तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ अपने आप प्रस्फुटित हुई, और उसके बाद जो है उसने जो है उन वनस्पतियों को भी यूज किया, साथ साथ में कुछ अन्य कठोर पदार्थों को भी, जिसमें कि धातु निकल करके आई। तो जब वह पत्थरों, यानी जब तक पत्थर इस्तेमाल करता था तो वह पाषाण काल कहलाया, उसके बाद वह धातु काल कहलाया, और धातु काल आज तक चल रहा है। ठीक, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि पत्थर चल रहे थे, पत्थर के बाद सीधे वो एकदम से धातु पे आ गया, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हम एकदम एक झटके में किसी चीज़ को उतार करके फेंक दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो धातु काल में भी जो है कुछ समय तक वह जो है पत्थरों के साथ में धातु भी इस्तेमाल करता रहा, और धातुओं में जो सबसे पहले प्राप्त की गई जो धातु थी, यानी जो खोजी गई धातु थी, वह थी तांबा। तो वह तांबे के साथ पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो वह काल ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर इसी तांबे में जो है हमने एक और धातु ढूंढ ली, उसको मिक्स करके एक एलॉय बनाया। एलॉय बनाया तो कांसा बन करके आया। तो उस समय जब कांसा हमने बनाया, तो उस समय की जो उस समय का इतिहास है, उस समय का काल जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य काल के नाम से भी आप कांस्य युग कह सकते हैं। तो हो गया कांस्य युग या कांस्य युगीन सभ्यता। सभ्यताओं का विकास हुआ, मनुष्य ने जहाँ जमघट बना करके रहना शुरू किया, तो वैसे तो इस कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत ही आपके जो है वो निकल करके आता है कौन सा, तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं उसे। या सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी, तो उसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तो इसको इजीली तरीके से खोलेंगे। ठीक, कांस्य युग के बाद जो है कांस्य युगीन सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करने के लिए, समाप्त तो कोई सभ्यता नहीं होती, इसको मिटा करके कुछ नए लोग भारत में प्रविष्ट हुए और वो एक नई सभ्यता लेकर के आए। तो अपने साथ एक जो है एक कह सकते हैं पाठन लेकर के आए। वो अपने साथ वेदों को उत्कृष्ट साहित्य लेकर के आए थे, लेकिन उत्कृष्ट साहित्य लिखा हुआ नहीं था, वह सिर्फ बोला करते थे। तो वो जो है वैदिक सभ्यता के नाम से शुरू हुआ। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कह सकते हैं आप उसे। वैदिक काल जो है इसे, क्योंकि ध्यान रहे कि अब ना ये कांस्य है, ध्यान रहे कि यहाँ तक ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो धातु काल भी है, साथ साथ में यह आद्य इतिहास का हिस्सा भी है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लेखन कला से परिचित तो थे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए, तो यह आद्य इतिहास का भी हिस्सा है। ठीक, वैदिक काल के लोग अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए, लेकिन लिख करके कुछ नहीं छोड़ करके गए हमारे पास। तो जो है हाँ, एक साहित्य, उत्कृष्ट साहित्य तो था इनके पास, लेकिन वह भी सब मुजबानी था, लिखित रूप में हमारे पास उसका कोई साक्ष्य नहीं है। सारी चीज़ें बाद में संकलित की गई हैं। वो कहते हैं शंकराचार्य जी ने सारी चीज़ें करी थी, वेद व्यास जी ने करी थी, तमाम अभी इसमें भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों से दूर हटते हुए तो वैदिक काल जो है इसे अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय के बारे में यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। उत्कृष्ट साहित्य लेकर के आए, लिखने पढ़ने का कुछ नहीं सहूर था,
लेकिन चल रही थी। तो इसीलिए इस काल की बहुत बेहतरीन जानकारियां हमें नहीं मिलती हैं, इसलिए इसको अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है, अंधकार युग। अब वैदिक काल कितने से कितने समय तक रहा है, तो आपको बताऊं 1500 ईसा पूर्व से। अब हड़प्पा सभ्यता का समय भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह हड़प्पा सभ्यता का टॉप पीरियड है, टॉप, जहां हम कहते हैं कि बिल्कुल एकदम उत्कृष्ट अवस्था में थी। धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हुआ। पतन हो, एक दिन में कोई सभ्यता पतित नहीं होती है, उसको समय लगता है। जैसे बनने में समय लगता है, वैसे उसे धूमिल होने में भी समय लगता है। तो जो है अब वैदिक सभ्यता जो है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। देखिए ये कालक्रम अगर आपको याद हो जाता है, अगर ये सिलेबस ही, अगर ये इतिहास को आपने याद कर लिया, तो मैं तो कहता हूं आधा इतिहास आपने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा फिर बचता नहीं है कुछ भी। हम क्योंकि काल खंडों में बांट करके चीज़ें, अब ये डिक्शनराइज हो रही हैं आपके पास। यह वैदिक काल पुनः 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 2 भाग, तो आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग तो होशियार बच्चे हैं मेरे। कौन कौन से, तो जो है ऋग्वैदिक काल, या इसे पूर्व वैदिक काल भी कह देते हैं, और दूसरा जो है वो उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वह 1500 ईसा पूर्व से जो है वह 1000 ईसा पूर्व तक, और ये वाला जो है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसी उत्तर वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ, उसी समय एक कठोर धातु मनुष्य ने और खोज ली। उस कठोर धातु का नाम था लोहे की खोज। तो उस उत्तर वैदिक काल को हम लोग लौह युग भी कह सकते हैं। यहां आ गया हमारे पास लोहा। लौह युग आया तो धरती का सीना गहराई तक चीरा जा सका, कृषि उपज बढ़नी शुरू हो गई। कृषि उपज बढ़नी शुरू हुई तो जो है, जब कृषि उपज बढ़ती है तो कृषि में लगे हुए जो हमारे कर्मकार लोग हैं, यानी कार्मिक हैं, वो धीरे से क्या करते हैं, शिफ्ट होकर के कुछ अन्य कार्य भी करने लगते हैं। कृषि से इतर कार्यों में लग गए। कृषि से इतर कार्य जब लगते हैं तो वहाँ से नगरीकरण का प्रारंभ शुरू होता है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो फिर एक दूसरी बार से दोबारा से फिर नगरों का उद्भव होना शुरू हुआ, तो उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय नगरीकरण का काल जो है वो कहलाता है। मैं इसे थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथा पार्ट इसमें निकाल के लाते हैं हम लोग यहाँ से। तो मैं ये भी यहाँ से मिटा ही दूँ अब। हाँ, तो क्या कहलाएगा, द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण, देखो ये नगरीकरण का अपना एक कारण रहा है। अगर जो है हमें कृषि उपज जो हमारे उपयोग से ज़्यादा जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक नगरों का उद्भव नहीं हो सकता है। आज भी नगर किसे कहते हैं, तो नगर की जो परिभाषा है, नगर की परिभाषा जहाँ पर जो कुल कार्यशील जनसंख्या जो होती है, वो कार्यशील जनसंख्या में
75% से अधिक कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो कृषि से इतर कार्यों में लगी हो तो वह नगर की श्रेणी में आता है, नहीं तो वो गांव ही कहलाता है। हम गांवों से शहरों की ओर यानी शहरों का विकास कर रहे थे। अभी हमारा उत्तराखंड ही है, तो उत्तराखंड क्या था, पहले गांव जैसा ही तो था, धीरे धीरे शहर हो गया, देहरादून हो गया, फिर हरिद्वार आ गया, फिर रुड़की जो है धीरे धीरे उद्भव। अब तो धीरे धीरे ऊपर भी श्रीनगर और तमाम जो जनपद के कार्यालय हैं वो सब नगरीय रूप में विकसित होते चले जा रहे हैं। तो सब कुछ ग्रामीण व्यवस्था यही थी। तो अब जैसे जैसे नगर पालिका से फिर नगर निगम, तो वो हम देखेंगे कहाँ पर, राज व्यवस्था में जा करके वो व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई हुई है, तो उसी व्यवस्था से चलेंगे। तो द्वितीय नगरीकरण कहाँ से शुरू हुआ, तो द्वितीय नगरीकरण का जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो लोहे का जो भंडार है हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो है, सबसे ज़्यादा अभी भी आप देखेंगे जो झारखंड का इलाका है वहाँ से लोहा, आज भी लोहा वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, टाटा स्टील और सेल की तमाम कंपनियाँ वहाँ पर है, तो वहाँ से शुरू हुआ, तो वहीं से मगध का उत्कर्ष शुरू हो गया। उस क्षेत्र को पहले मगध कहा जाता है, जो आज बिहार और झारखंड का इलाका कहलाता है, वह पहले मगध राज्य के नाम से जाना जाता था। तब पहले तो जितने बड़े साम्राज्य की हम बात करते हैं, भारत तो पहले था ही नहीं। भारत को, भारत का नाम भी, जिस भारत पे हम लोग नाज करते हैं, आप लोग नाज करते हैं, और भारत का नाम भी भारत अंग्रेज दे के गए हैं। हमारे पास भारत था कहाँ पे, आप लोग कहते हैं हम भारत का इतिहास बताते हैं, भारत का इतिहास तो हमने अब भारत बना लिया है, उसी आज की परिकल्पना के हिसाब से हम लोग भारत का इतिहास को पढ़ते हैं। ये जो अंग्रेज आपको दे के गए थे, इससे पहले भारत नहीं था। जैसे हमारा जो क्षेत्र था ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो हम तो मगध साम्राज्य के हिस्सा से, भारत नहीं था। मगध साम्राज्य के इर्द गिर्द भी बहुत सारे साम्राज्य थे, उसके बगल में, अगल बगल में बहुत सारे राजा रजवाड़े उस समय भी हुआ करते थे। तो मगध साम्राज्य ने सबके ऊपर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तब मगध का उत्कर्ष जो है, जब नगरीकरण होता है तो बहुत सारी चीज़ें भी बदलती हैं, बहुत सारा रूढ़िवाद टूटता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसी समय कुछ नवीन धर्मों का उद्भव भी हुआ है। नवीन धर्मों का उद्भव। अभी तक धर्म हमारे पास एक ही था, वह था वैदिक धर्म, क्योंकि वैदिक काल से वैदिक धर्म लेकर के आए थे। वैदिक धर्म की परंपराएं टूटी और कुछ नवीन धर्म निकल करके आए। वैदिक धर्म को हम लोग आस्तिक धर्म कहते हैं, क्योंकि जो वेदों में विश्वास करे वो आस्तिक, जो भगवान में विश्वास करे, ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक, जिसको ईश्वर और जो है वेदों में विश्वास ना हो वो नास्तिक। तो ज़्यादातर जो है नास्तिक धर्मों का ही उद्भव हुआ, अर्थात वैचारिक प्रगति बढ़नी शुरू हो गई। वैचारिक प्रगति कैसे आई, तो मुख्यतः तौर पर जो है वो जो नवीन नवीन धर्म निकल करके आए, जो आपके सिलेबस में आता है, तो वो सिलेबस में जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म नहीं था, ये मत हुआ करता था। इसके अलावा वैष्णव, ये भी धर्म नहीं था, हम लोग धर्म कह देते हैं, वैष्णव मत था, थे सब हिंदू ही, जिसे हम लोग वैदिक धर्म के ही हिस्से थे। इसके अलावा एक शाक्त भी हुआ है, अर्थात शिव को मानने वाले, शिव को प्रधान देवता मानने वाले शैव, विष्णु को प्रधान देवता मानने वाले यानी विष्णु सबसे बड़े वैष्णव, और शक्ति यानी हम लोग माँ दुर्गा, काली जी, तमाम देवियां हैं हमारी, उन देवियों को मानने वाले, यानी कि देवी से ही सबकी उत्पत्ति हुई, तमाम प्रकार की फिलॉसफीज हैं, तो वो शाक्त मत के नाम से जाना जाता है। इनसे संबंधित जो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, अब मगध का जो उत्कर्ष निकल करके आया द्वितीय नगरीकरण में, अब यहाँ से निकालते हैं। अब ये सब चीज़ें एक साथ साथ चल रही हैं, मगध का उत्कर्ष भी हो रहा है और साथ साथ में इन धर्मों का विकास भी हो रहा है। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, तो सबसे पहले मगध को केंद्र बना करके जो है एक व्यक्ति निकल करके आया, वह शासक था बृहद्रथ।
बृहद्रथ। बृहद्रथ राजा हुआ, अपने आप को राजा बनाया। अब राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी निकाल करके लेकर के आएंगे, क्योंकि इतिहास जब पढ़ेंगे तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी होता है। कैसे राजा बनने शुरू हुए? हमारे यहाँ राजा वाजा नहीं हुआ करते थे, राजा बनाए गए बाद में। कोई खुद ही राजा बन बैठा और उसने जो है सारे गुणों को अपने अंदर ले लिया और वो लगभग भगवान की 2 कॉपी हो गया। भगवान के बाद ईश्वर के नाम पर जो है आप लोगों को डरा करके, और वो स्वयं ही दूसरा ईश्वर है। दूसरा ईश्वर के बाद दूसरा कोई अगर सबसे बड़ा कोई व्यक्ति था तो वो राजा तो हुआ करता था। तो बृहद्रथ, इसने साम्राज्य स्थापित किया। ये बहुत विस्तारवादी नहीं था, इसके आगे नाथ न पीछे पगहा वाली कहानी थी। यह अपने वंश का यह एकमात्र शासक था। तो पहला आया बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के बाद जो है दूसरा आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के पश्चात जो है शिशुनाग वंश, यानी इस वंश को समाप्त करके कोई अन्य व्यक्ति जो है, व्यक्तिवादी परंपरा हमारे यहाँ रही है तो ये निकल करके आए। जैसे आज हम लोग भारत सरकार को मोदी सरकार के नाम से जानते हैं, ये व्यक्तिवादी परंपरा ही थी। जबकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारा लोकतांत्रिक जो देश है वो भारत सरकार है, ना कि मोदी सरकार। लेकिन फिर भी एक परंपरा चल निकली है, मोदी सरकार। ठीक। शिशुनाग वंश के बाद नंद, और नंदों को का पराभव करके मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। मौर्य वंश में अब आप लोग जानते हैं कि ऐसे तो 3 ही बड़े शासक हुए हैं, बड़े बड़े, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मौर्य वंश का जो है 3 शासक कौन कौन से? तो सबसे पहला शासक जो था वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके पश्चात जो है आपका बिंदुसार। इसके आगे जो है इससे महत्वपूर्ण शासक, इससे महत्वपूर्ण क्या सबसे महत्वपूर्ण था, वो था अशोक। इस तरीके से जो है, हालांकि यहां पे 20 शासक हुए हैं, हम 3 ही की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको अभी और आगे चल करके बताऊंगा, जिससे कि आपको क्यों हम इनको ही याद करते हैं। हर्यक वंश में भी 2-3 शासक हुए हैं, उनकी बात भी करूंगा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्योंकि जो है इस वंश के जो शासक अपने बाप को मार कर गद्दी प्राप्त कर लेते थे, इसी वजह से जो है ये पितृहंता वंश के नाम से आते हैं। 3 बड़े बड़े शासक हुए हैं यहाँ पर भी, जिसमें सबसे पहले आपके बिंबसार, बिंबसार के बाद अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु। उसके पश्चात उदयन, या कुछ लोग उदाइन भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी का वर्ड था, हिंदी में जैसे मर्जी करके पढ़ लीजिए। तो ये जो है, फिर इसके अंतिम शासक को शिशुनाग ने मारा तो उसने अपना वंश स्थापित कर दिया। इसके वंश के शासक को मार करके नंद आगे खड़े हो गए। नंदों में जो है 2 नंद काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, टफ माने जाते हैं, महापद्मनंद और आखिरी जो है वो है घना नंद। ये 2 महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। महापद्मनंद इतिहास में, इतिहास का जो हम जब अध्ययन करते हैं तो ये पहला ऐसा शासक है या व्यक्ति है, प्रथम ऐतिहासिक शासक। इससे पहले वालों का कोई इतिहास नहीं है। ये प्रथम ऐतिहासिक शासक है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिलता है। इनके बारे में भी जानकारी मिलती है लेकिन वो बाद में लिखित हैं, वो
हमने अनुमान के आधार पर सोच समझ करके सुन करके लिखा हुआ है, लेकिन इसका तो बाकायदा जो है लेख मिलता है, उस लेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसलिए ये पहला ऐतिहासिक शासक है, ये महापद्म नंद। ठीक, मौर्य से चलते हैं। इसके पश्चात मौर्य वंश, जब इसकी पराकाष्ठा समाप्त होती है तो जो है कुछ वाह्य आक्रमणकारियों का आगमन पुनः होता है। जब सत्ता कमजोर होती है तब वाह्य आक्रमणकारी हमेशा आते रहते हैं। तब इसके पश्चात जो है हम यूरोपीय आक्रमण भी यूरोपीय आक्रमण तो मैं नहीं कहूँगा, आप उसे कह सकते हैं कि अन्य जगत से लोग निकल कर के आए और भारत पर आक्रमण किया, और धीरे धीरे जो है वो किस तरीके से चीज़ें समय निकल कर के आई। तो इसी दौरान जो है, तो पहले जो है मौर्यों का पतन होता है, मौर्यों के पश्चात शुंग। मौर्य काल कहाँ तक थे? 4-5 थे। मौर्यों के पश्चात शुंग काल। शुंगों के पश्चात जो है आपके आते हैं कर्ण। शुंग वंश, कर्ण वंश, और जो है आप लोगों के फिर आपके जो है इन्हीं के समय में कुछ वाह्य आक्रमणकारी, मैं वाह्य आक्रमणकारी जो लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा। कौन कौन सा है? तो वाह्य आक्रमणकारियों का आने का है, सबसे पहला क्रम आए शक। सबसे पहले कौन आए? शक। फिर आए उसके पश्चात, नहीं, पहले आए इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। दूसरे पे आते हैं आपके शक। फिर तीसरे आते हैं पहलव, नॉट पल्लव, पहलव। और चौथे जो हैं वो आते हैं कुषाण। इनके बाद ऐसे, ठीक, कुषाणों की जो सत्ता छोड़ करके जाते हैं तो फिर इन्हीं के जो सामंत टाइप के लोग हुआ करते थे तो वो गुप्त अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, तो फिर आ जाता है गुप्त वंश। गुप्त काल या गुप्त काल ही कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। गुप्त काल में गुप्त वंश के तमाम शासक हुए हैं, और उसमें भी जो है 2-3 शासक ही निकल करके आते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे बोलते हैं, और कुमारादित्य, 3-4 लोग हैं। वो जब हम इनको पढ़ रहे होंगे तभी उस समय पढ़ेंगे। तो गुप्त काल जो है, अब देखिए हम लोग की कहानी कहाँ से घूमते हुए चली आई, तो अब हम लोग आ गए 319 से 510 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से 510 ईस्वी गुप्त काल पे आ गए। ठीक, गुप्त के बाद जो है सत्ता टूटनी शुरू हुई, तो वो कहलाया गुप्तोत्तर काल। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल, जिसमें हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश मुख्य शासक है। वंश के संबंध में प्रश्न जो है वो हर्षवर्धन से ही पूछे जाते हैं, तो उससे आपको पढ़ना उतना ही है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें आप लोग। ठीक, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो जो है 3 अगल बगल की जो शक्तियां लड़नी शुरू हो गई हर्षवर्धन की गद्दी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हर्षवर्धन उस समय हमारे देश की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। उस केंद्र पर कब्जा करने के लिए, जैसे आज हमारे पास दिल्ली है, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं, कोई कांग्रेस लगा हुआ, आम आदमी पार्टी भी लगा हुआ है, उधर से बिहार के जो है नीतीश कुमार जी भी लगे हुए हैं, ममता बनर्जी लगी हुई हैं कि दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाओ।
तो ऐसे ही हर्षवर्धन ने जो सीट छोड़ी, उस सीट को पकड़ने के लिए जो है 3 अलग अलग शक्तियां, उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में 3 शक्तियां कौन कौन सी? पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पूर्व से पाल, और दक्षिण भारत से जो है वह राष्ट्रकूट लड़ाई लड़ रहे थे। गुर्जर राजस्थान वाला इलाका, मालवा प्रांत वाला जो इलाका है, जो है मालवा पंजाब में भी लगता है और मालवा जो है राजस्थान में भी लगता है, तो गुज्जर वहीं से हैं। अभी आप देख रहे होंगे वो सचिन पायलट गुज्जर ही हैं। पाल बंगाल से, राष्ट्रकूट दक्षिण में महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड से दिल्ली आने की, अभी भी गुजरात से लोग आ गए हैं। तो इस तरीके से इतिहास बनता है। ठीक, अब ये आपस में लड़ते लड़ते लगभग वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर कि जो है मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो पूर्व मध्यकाल उसको कहते हैं, मध्यकाल से पहले। इसके बाद की जो कहानी है उसे हम कहते हैं पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्यकाल में तमाम प्रकार की जो है जातियां, चाहमान, चौहान वगैरह जो है, तो उस तरह के जो ये जो अब कुछ कहते हैं राजपूत जातियां जो है निकल करके जब सामने आएंगी, तो परमार वंश, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं भोज परमार और ये जो आएंगे ना, ये सब इस पूर्व मध्यकाल की ही गाथा कहेंगे। क्योंकि ये जो आए थे, ये जो आए तो ये यहाँ से गए नहीं। जिनमें से सबसे बड़ी संख्या इन लोगों की थी। कुषाण तो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन सबसे बड़ी संख्या इन लोगों की थी। यही लोग, ये लड़ाके लोग थे, यानी सैनिक टाइप के लोग थे। इस सेना का, क्योंकि हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था चला करती थी, वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ही वर्ण हुआ करते। क्षत्रिय वर्ण का जो काम था जो है वो रक्षा करने का काम था, यानी सैनिक वाले जो तत्व उनके अंदर समाहित थे, तो वो सब के सब राजपूत हो गए। सबको भारत ने, हमारी सनातन संस्कृति जो कहते हैं, यही वो सनातन संस्कृति है जो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी तो हुण भी आएंगे, इसी बीच में हुण भी आने शुरू हो जाएंगे, तमाम चीज़ें। अभी तो इसके बाद इधर ही गुप्तों के समय में हुण भी आ जाएंगे यहाँ पर, इन्हीं के बाद में यहाँ पर हुण भी हैं। ये भी बाह्य आक्रमणकारी ही हैं। 5वां मैं इनको कह सकता हूँ इधर से। तो इस तरीके से जो चीज़ों को याद रखा जाता है। अगर ये क्रम आपको याद हो गया है तो आपको इतिहास में मज़ा आने लगा। कहीं से भी पढ़ लो। अब आपको कहीं से पढ़ाना शुरू कर दें, आपको वहीं से सुनने का। पीछे की कहानी तो ये पता ही है, हमें पता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता है क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ ली है। ऐसे मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो अब यहाँ से पूर्व मध्यकाल के बाद मध्यकालीन भारत पर आ जाएंगे। तो मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत तो बहुत छोटा सा ही है। मध्यकालीन भारत जो है 1206 ईस्वी से जो है 1707 या 1857 तक। कहाँ से? 1206 से लेकर के 1707/1857 तक। यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक हो गया सल्तनत काल, सल्तनत, अब दूसरा हो गया मुगल काल। सल्तनत काल में कुछ वंश रहे हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद जो है आपका खिलजी। सल्तनत काल कहां से कहां तक रहा है? तो 1206 से 1526 तक, और ये 1526 से लेकर के 1707/1857 तक। खिलजी,
खिलजी के बाद आपका जो है तुगलक, तुगलक के बाद जो है सैयद, लोदी। आप लोग इस वीडियो से बोर मत होइएगा, यही मज़ा आएगा, क्योंकि अभी भी वो चीज़ बाकी है कि ये सारी चीज़ें तो भी सिलेबस है। हम इस सिलेबस में पढ़ते क्या है अभी तो ये बताया ही नहीं मैंने, अभी वो बाकी है। मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। गुलाम वंश का काल भी आप खोल सकते हैं। आइए मोटा मोटा अगर याद आज आपको याद हो गया तो 1206 से लेकर के 1290 तक, 1290 से 1320 तक 10 प्रश्न तो यहीं से निकल करके आ जाएंगे। अभी तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक, सैयद वंश जो है वह 1414 से जो है आपके 1451 तक, लगभग 37 साल। और लोदी जो है 1451 से 1526 तक, 1526 तक। अब देखिए इन्होंने 30 साल शासन किया, इन्होंने तो जो है करीबन लगभग 100 साल के आसपास, यहाँ पर जो है लगभग 80 साल। तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया यहाँ पे? तुगलकों ने। अब प्रश्न यहीं से जीके शुरू हो गई कि सबसे ज़्यादा सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा किस वंश का शासन रहा? तुगलक का। सबसे कम किसका रहा? तो खिलजी का, 30 साल का। इस तरह से प्रश्न बनने शुरू होते हैं। अब मुगल काल में, मुगल काल में जो है वंश नहीं रहे, वहाँ पर शासक रहे हैं। तो सबसे पहले आपके बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं के बीच में जो है एक अफगान शासक भी आया है, शेर शाह सूरी। ये अफगान था, मैं यहाँ पे पहले ही कर दे रहा हूँ कि ये मुगल नहीं था। ठीक। हुमायूं के बाद में जो है अकबर, ये सब एक दूसरे के बेटे बेटे थे। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब के भी कई सारे बेटे थे, लेकिन वो सब कमजोर शासक थे। ये थे ताकतवर शासक। कमजोर शासक जब निकल कर के आए तो ये 1707 तक रहा है, इसलिए 1707 यानी आप कह सकते हैं मुगल काल की जो पराकाष्ठा थी यहाँ तक थी। उसके बाद फिर जो है इसका पतन होना शुरू हो गया, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। ये चलते रहे 1857 की क्रांति तक, जब जो है बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम व्यक्ति थे, वो यहाँ तक कहानी चलती है। तो इस तरीके से आपका मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया। अब आते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का मैंने आपको बताया था कि वो 1498 से जब वास्को डी गामा चल करके आया था, तो यहाँ पर भी जो है व्यापारियों का आगमन, व्यापारी के रूप में लोग आए थे। यूरोपियों का आगमन, मैं तो यूरोपीय कहूँगा, का आगमन, और यही सारी चीज लेकर के आए। आज जिस इतिहास को आप देख रहे हैं वो इन्हीं यूरोपियों की देन है। तो सबसे पहले इसमें आए पुर्तगाली। कब? 1498 से, और ये 1962 में गए हैं यहाँ से। गोवा में इनका 1962 तक अधिकार था, बाद में इनसे टीटी करके इनको भगा दिया गया। फिर आए डच, फिर आए फ्रांसीसी, और तत्पश्चात आए अंग्रेज। नहीं, पहले अंग्रेज आए, सॉरी, थोड़ी जल्दी जल्दी में दिमाग से फिसल गया। यहाँ आए अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दूसरे के प्रतिद्वंदिता इनकी
शुरू से चलती आ रही यूरोप में। यूरोप की प्रतिद्वंदिता इनके पूरे विश्व भर में जग जाहिर थी। ये वहाँ लड़ते थे तो यहाँ भी लड़ना शुरू हो जाते थे। मजे की बात है, व्यापारी भी आपस में लड़ते थे, सरकारें वहाँ लड़ती थी, सैनिक वहाँ लड़ते थे, यहाँ पर इनके व्यापारी भाई लोग भी लड़ना शुरू कर देते थे। क्योंकि इतना सारा कुछ जब आए थे तो समुद्री लिटोर से बचते हुए अपने संग एक छोटी सी सेना भी लेकर के आए थे, बहुत सारा आर्म्स, आधुनिक आर्म्स लेकर के आए थे, और इन्होंने ही वो सारी चीज़ें विकसित करी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने हमें अपने चंगुल में ले लिया, हमारे देश को अपने चंगुल में ले लिया, और यहाँ से आर्थिक शोषण करने लगे। और उस आर्थिक शोषण के पश्चात जब हम लोग आज़ादी के लिए छटपटा रहे थे, तब हम लोग आज़ादी, तब तक हम लोग भी पढ़ने लिखने लगे, तेज़ी से पढ़ने लगे। दूसरे देशों में जा कर के हमारे भी लोग जा कर के देखने लगे कि यार वहाँ तो बहुत सारी जो है सिविल सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें काम हो रही हैं। तो हमारा सिविल सोसाइटी भी जागृत हुआ, और आपस में फिर हम लोग लड़ने लगे। फिर स्वतंत्रता संग्राम में तमाम चीज़ें हैं, तो फिर उन सब लोगों का अध्ययन भी करेंगे। ये है आप लोगों का इतिहास। अब बारी आती है, उसी बात की बात करूँगा कि आखिर इतिहास में हम पढ़ते क्या हैं। ठीक, इतिहास को हमने इन 3 भागों में एक डिक्शनराइज कर लिया। डिक्शनराइज करने के बाद इतिहास में हम पढ़ते क्या है, तो वो इतिहास में पढ़ने की चीज़ क्या है। तो जब भी हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसी काल में, किसी भी काल में कर रहे हैं, फिर हमने कहा कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये युग हो गया, ये सभ्यता आ गई, वो सभ्यता आ गई, ये राजा आ गया, या ये वाला वंश आ गया। तो किसी भी काल का जो है उस समय की जो है राज व्यवस्था, तत्कालीन समय की राज व्यवस्था, दूसरा तत्कालीन समय की अर्थव्यवस्था, तीसरा तत्कालीन समय की सामाजिक व्यवस्था, और तत्कालीन समय की संस्कृति। संस्कृति में आपका जो है साहित्य, विज्ञान, कला। ठीक, साहित्य, विज्ञान, कला। कला में भी स्थापत्य कला, मूर्ति कला। विज्ञान तो विज्ञान ही है, बहुत सारी चीज़ों के ईजाद भी हुए, बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई। स्थापत्य कला भी है यहाँ पर। साहित्य में आप लोग पता ही है, लेखन शैली, किताबें जो लिखी गई, किताबों को राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं, तो यही साहित्य निकल के तत्कालीन समय की। तो उन पुस्तकों से भी उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस पुस्तक का राइटर कौन था, वो पुस्तक किस बात। अभी आज का ही पेपर की बात करता हूँ, एक किताब का, पुस्तक का नाम आया था किताब उल रहला, यानी रहला का जो राइटर है इब्न बतूता, वो उसने किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। ये मैंने बता दिया। अभी पहले प्रश्न का जवाब आपके पास अभी है, वो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। यही 4 चीज़ पढ़ते हैं जिस भी काल को पढ़ रहे होते हैं, जिस वंश के बारे में पढ़ रहे होते हैं, किसी राजा के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अगर किसी राजा ने इतिहास के इन 4 पक्षों में से किसी भी पक्ष के ऊपर कोई विशेष काम किया हो तो उस राजा को याद करते हैं, अन्यथा उस राजा को हम याद भी नहीं करते हैं। अर्थात प्रश्न उन्हीं लोगों से पूछे जाते हैं, उन्हीं लोगों का इतिहास। आपने देखा होगा उत्तराखंड का इतिहास भी बिखरा पड़ा है, तो सिर्फ याद किसने रखते हैं? जिसने वो तल्ला महल बनवाया, फला वाला महल बनवाया, तो स्थापत्य कला पे काम किया ना उसने, इसलिए उसको याद करते हैं। नहीं तो कौन याद करेगा? किसी ने कोई और व्यवस्था चलाई, राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में कोई काम कर दिया, तो किसी ने जो है जो टैक्स वगैरह की जो है चीज़ों में कोई, किसी ने नाप के बटखरे बना दिए। अर्थव्यवस्था जिस समय की जैसी रही हो, मजबूत अर्थव्यवस्था, शासक मजबूत, कमजोर अर्थव्यवस्था, देश भी खत्म। सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, स्त्रियों की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, पुरुषों की क्या व्यवस्था थी, किस तरह का पहरावा था, इस सारी सामाजिक व्यवस्था में निकल करके आती है। हर काल में यही 4 चीज़ें पढ़ी जाती हैं। हर काल में, हर वंश के शासकों के साथ में ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं। फिर पीछे वाले के संग हम तुलना करते रहते हैं।
यार उस समय भी तो ये था, कंटिन्यूटी चली आ रही है। कुछ चीज़ें नई हुई, नए वाले को क्लिक कर लेते हैं, बस यही तो होता है। वो इतिहास इसी तरीके से मज़ेदार लगना शुरू होता है, तब आपको आता है मज़ा इतिहास में, अन्यथा इतिहास से नीरस। उन इतिहास के बारे में तो लोग कहते हैं जो है इतिहास है बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफ़ा, या सुबह पढ़ो और रात को सफ़ा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ अगर आप लोगों ने कर ली तो इतिहास जगजीत सिंह की गज़ल है, जहाँ से सुनो मज़ा वहीं आता है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक को भी ऐसे ही आसान करेंगे, फिर इनकी परत दर परत, टॉपिक वाइज टॉपिक हम आगे अध्ययन शुरू करेंगे। उसके फैक्ट्स, किस प्रकार के फैक्ट्स होते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से प्रश्न पूछाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा। बड़े बड़े जो लोग हैं खूब वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं क्लासेस में, इतिहास पढ़ाने वाले इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते हैं कि ये भी चीज़ें पढ़नी है। और ये वही तो विषय है जो भी आप पढ़ रहे हो जीके में। भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ते ही हो, सोशल व्यवस्था जो हमारी चल रही है उसे पढ़ ही रहे हो, और इस साहित्य विज्ञान कला भी तो पढ़ ही रहे हो। क्या नहीं पढ़ रहे हो आप, मुझे बताओ। यही है इतिहास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप लोगों को भरपूर प्यार भी मिलेगा। तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस ये मेरी विनती है। मैं बहुत फोर्स भी नहीं करता, आप लोग करना चाहें करें, मैं अपना काम करता रहूँगा। कुछ किसी दिन तो आपको समझ में आएगा कि एक आदमी है जो कुछ सही बातें बोलता है। मैं आप ही लोगों की तरह सामान्य आदमी हूँ, मैंने भी कहीं से कुछ पढ़ा नहीं, ये सब मेरा अपना बनाया हुआ है, मैंने सीखा नहीं। मुझे भी मैंने ये सारी चीज़ें ऑक्यूपाई करी है। समीक्षा अधिकारी हूँ तो समीक्षा करके सारी चीज़ निकाली है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर।